Hello students, welcome all of you in this YouTube channel English Club with Dr. Puneet Dubey. In this video, we will listen an interesting and spiritual story of a famous Russian English writer, Leo Tolstoy. His Russian name is Lev Nikolaevich Tolstoy. He is regarded as one of the greatest and most influential authors of all time. He received nominations for the Nobel Prize in Literature every year from 1902 and 1906 and for the Nobel Peace Prize in 1901, 1902 and 1909. चलिए स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, जो लिखी गई है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। यह शॉर्ट स्टोरी टोल्स्टॉय की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था 23 टेल्स, जिसमें गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स सबसे पहले चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट में पब्लिश की गई थी। यह कहानी एक युवा व्यापारी जिसका नाम होता है इवान दिमित्रिच अक्स्योनोव, उसकी कहानी है। वह व्लादिमीर शहर में रहता है तथा उसकी 2 दुकानें और एक बड़ा सा घर भी होता है। अक्स्योनोव एक सुंदर गोरे और घुंघराले बालों वाला लड़का होता है जो मस्ती करने में बहुत माहिर होता है, गाने और पीने का बहुत शौकीन होता है। हर समय शराब पी करके कहीं लेटा हुआ रहता था और कभी इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन जब से उसकी शादी हो जाती है तो ये सब से बैन हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब शादी हो जाती तो बहुत सारे जो व्यसन होते हैं लोगों के दूर हो जाते हैं। एक बार गर्मियों का मौसम था। अक्स्योनोव एक निजनी नाम के मेले में जा रहा था। उसने अपने परिवार से विदा ली। अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया क्योंकि उसने पिछले दिन एक बहुत बुरा सपना देखा था। जब उसके सपने को सुना उसने तो अक्स्योनोव ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें डर है जब मैं मेले में पहुंचूंगा तो बहुत सारी मस्ती करूंगा, यही बात है ना। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा कि तुम शहर से जब लौटे थे। ये सपने में देखती है तो कहती है कि जब तुम सपने में वो शहर में लौटे हुए थे तो तुमने जब घर पर आकर के अपनी टोपी उतारी तो आपके पूरे बाल सफ़ेद हो गए। इस बात पर अक्स्योनोव बहुत ही ज़्यादा हंसता है। उसने कहा कि एक भाग्यशाली संकेत है, देखो मैं अपना सारा माल बेचकर तुम्हारे लिए कुछ उपहार भी ले आऊँगा। इसलिए उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और चला जाता है। जब वह आधी दूरी तक पहुँचता है तो उसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ करके उसने चाय भी पी और बगल के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अक्स्योनोव को कभी भी देर तक सोने की आदत नहीं थी, इसलिए वह ठंडक होने के कारण भी जल्दी जाग जाता है और सुबह जल्दी उठ करके अपने चालक को भी जगाता है और जल्दी से घोड़े बांधने को कहा, क्योंकि अभी बहुत दूर उसे चलना होता है। जब वह लगभग 25 मील चल पाता है तो घोड़े को चारा देने के लिए थोड़ी देर रुकता है। अक्स्योनोव ने सराय के गलियारे में थोड़ी देर आराम भी की और वहाँ पर अपना गिटार निकाला और बजाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद अचानक घंटियाँ बजी। उन घंटियों में ट्राइका नाम की एक गाड़ी वहाँ पर आई और उससे एक अधिकारी उतरा और उसके पीछे कई सैनिक होते हैं। उन सैनिकों ने इसे बहुत ही डराया धमकाया, लेकिन अक्स्योनोव यही कारण पूछता रहा कि बात क्या है, कि आप मुझे यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो, मुझसे पूछिए, क्या सवाल पूछना है। तो अधिकारी पूछता है कि कल रात तुमने कहाँ पर बिताई थी, यह मुझे बताइए। किसी साथी व्यापारी के साथ तुमने बताई थी? क्या तुमने आज सुबह दूसरे व्यापारी को देखा? तुम भोर से पहले सराय से क्यों चले आए? इस तरीके के क्वेश्चन जब अक्स्योनोव से करता है वो अधिकारी तो अक्स्योनोव बहुत ही चिंतित हो जाता है। पूछता है कि क्या मैं डाकू हूँ जो आप इस तरीके के मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं? अक्स्योनोव के आश्चर्य को बहुत ही जल्दी उस अधिकारी ने दूर कर दिया और अक्स्योनोव ने उसे विश्वास दिलाया कि वह कोई चोर डकैत नहीं, न किसी को मार करके भागा हुआ हूँ। लेकिन उस अधिकारी ने अपने सैनिकों से कहा कि इसके सारे सामान की चेकिंग कीजिए। जब सारा सामान की तलाशी हो गई तो अक्स्योनोव के बैग में एक चाकू दिखाई पड़ा। जैसे ही अक्स्योनोव ने अपने बैग से खून से सना हुआ चाकू देखा तो वह डर गया। अक्स्योनोव ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और केवल हकलाते हुए बोला, मैं नहीं जानता हूँ कि ये मेरे पास कैसे आया, मेरे बैग में किसने रखा। फिर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आज सुबह एक व्यापारी का गला कटा हुआ सिर बिस्तर पर पाया गया। तुम ही हो जो यह कर सकते हो। घर अंदर से बंद था और कोई और नहीं था। तुम्हारे बैग से खून से सना हुआ चाकू है। तुम्हारा चेहरा और चाल ढाल तुम्हें धोखा दे रहा है। बताओ तुमने उसे क्यों मारा है और कैसे मारा है और कितने पैसे चुराए हैं।
अक्सियोनोव ने बहुत ही कसम खाई और कहा कि व्यापारी के साथ चाय पानी तो मैंने किया था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखा कि वो व्यापारी कहाँ गया। अब अक्सियोनोव की आवाज़ टूट सी जाती है, दिल भी कांपने लगता है, डर से इतना ज़्यादा कांप जाता है कि ऐसा लगता है कि अक्सियोनोव ने ही ये सब काम किया हो। पुलिस अधिकारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अक्सियोनोव को बांधकर गाड़ी में डाल दें। जब उन्होंने उसके पैर बांधे और उसे गाड़ी में फेंका तो अक्सियोनोव ने खुद को क्रॉस किया और रोया। बाद में उस अधिकारी ने उसके व्लादिमीर गांव में भी जाकर उसके चरित्र के बारे में पूछा कि अक्सियोनोव क्या करता था। बहुत से लोगों ने कहा कि पहले तो यह शराबी था, शराब पिया करता था, घूमता रहता था इधर उधर, लेकिन अब वह सुधर गया जब से उसकी शादी हुई है और ज़्यादातर अब वह मेले में अपने सामान को बेचने जाया करता है। अब एक सेलर की ज़िंदगी जी रहा है। वहाँ पर कोई ठोस गवाही नहीं मिलती है, तो गवाही न मिलने के कारण इधर अक्सियोनोव को तो जेल में बंद कर दिया जाता है। अक्सियोनोव बराबर अपने क्रॉस यानी जीसस क्राइस्ट को बराबर प्रार्थना करता रहता था कि मुझे यहाँ से कैसे भी मुक्ति मिल जाए। उसके घर वालों को भी पता चल गया कि अक्सियोनोव ने किसी के को मर्डर कर दिया, मतलब मार दिया है। और जब उसकी पत्नी निराश हो गई और समझ गई कि कैसे क्या हुआ, वह मिलने भी आती है जेल में, लेकिन जेल में वह अक्सियोनोव ज़्यादा उसे बता नहीं पाता है, तो पत्नी भी समझ जाती है कि अक्सियोनोव ने ही मारा है। निराश हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। अक्सियोनोव के बहुत छोटे बच्चे थे। एक छोटा बच्चा गोद में था और एक बच्चा बाहर था, चल रहा था। जब अक्सियोनोव की पत्नी ने पति को जेल की पोशाक और जंजीरों में जकड़ा हुआ चोरों और अपराधियों के साथ बंद देखा तो वह गिर पड़ी और बहुत देर तक होश में आने के बाद उसने अपने बच्चे को खींचा और एक तरफ बैठ गई। उसने उसे सारी बातें घर की बताई और पूछा उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने उसे सब कुछ बताया। अब क्या कर सके, जार था। उस किंग जार के पास याचिका भेजी गई, लेकिन कोई भी स्वीकृति नहीं मिलती है। अक्सियोनोव ने भी जवाब देना बंद कर दिया था। उसकी पत्नी ऐसे ही चली जाती है और जब वे चले गए तो अक्सियोनोव को याद आया कि क्या वह कर सकता है। जब उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने भी उसके ऊपर संदेह कर लिया तो खुद से ऐसा उसे लगता है कि केवल ईश्वर ही सत्य को जान सकता है, केवल उसी से हमें अपील करनी चाहिए, ऐसा सोचने लगता है। अक्सियोनोव ने कोई और प्रार्थना नहीं लिखी, सारी आशा छोड़ दी, केवल ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। अक्सियोनोव को कोड़े मारने और खादानों में भेजने की सजा सुनाई गई, इसलिए उसे कोड़ों में से मारा गया और जब कोड़ों से हुए घाव ठीक हो गए तो उसे दूसरे अपराधियों के साथ साइबेरिया ले जाया गया। अक्सियोनोव 26 साल तक साइबेरिया में एक अधिकारी की तरह, एक अपराधी की तरह रहा। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए थे। ऐसे बाल सफ़ेद हो गए थे बर्फ की तरह से, जैसे उसकी पत्नी ने उसके बालों को अपने सपने में देखा था। वह धीरे धीरे कम बोलने लगा था, कम हंसता था और प्रार्थना ही किया करता था। जेल में उसने जूते बनाना सीखा, थोड़े पैसे कमाए, जिनसे उसने द लाइव्स ऑफ द सेंट्स नामक एक किताब खरीद ली। जब जेल में पर्याप्त रोशनी होती थी तो वह किताब पढ़ा करता था और रविवार को जेल के चर्च में वह पाठ पढ़ाई जाती थी तो पढ़ता था। वो गायक मंडली में भी गाता था क्योंकि वह आवाज़ उसको बहुत अच्छी लगती। जेल अधिकारी अक्सियोनोव को उसकी विनम्रता के कारण पसंद करने लगे और उसके साथी कैदी उसका सम्मान भी करने लगे। वो लोग उसे दादा कहने लगे। दादा संत सेंट के रूप में उसे पुकारा जाने लगता है। शिकायत कोई भी होती थी जेल अधिकारियों की भी तो अक्सियोनोव को प्रवक्ता बनाते थे कैदियों की तरफ के। कैदियों के झगड़े अब अक्सियोनोव निपटाने लगता है। अक्सियोनोव इस तरीके से वहाँ दादा बन जाता है, सेंट बन जाता है, लेकिन इसकी खबर उसके घर वालों को नहीं मिल पाती है। एक दिन जेल में कैदियों का एक नया गिरोह आया। शाम को पुराने कैदी नए कैदियों के साथ इकट्ठे हुए और एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करने लगे कि वे किस गांव से आए, किस शहर से आए। इसी तरह से बाकी कैदियों में से अक्सियोनोव नए कैदियों के पास बैठ गया और उदास भाव में उनकी बातें सुनने लगा। नए कैदियों में से एक 60 वर्ष का लंबा मजबूत आदमी जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी दूसरों को बता रहा था कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा दोस्तों, कहता है कि अच्छा दोस्तों, उसने कहा मैंने सिर्फ एक घोड़ा लिया था जो एक स्लेज से बना हुआ था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मुझ पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। मैंने कहा कि मैंने इसे सिर्फ घर जल्दी पहुंचने के लिए लिया था और फिर उसे छोड़ दिया। इसके अलावा ड्राइवर मेरा निजी दोस्त था, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एक व्यक्ति बताता है
अक्शिनोव से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? तो व्लादिमीर से आए। ये बोल देता है मेरा परिवार उसी शहर में है, मेरा नाम मकर है और वे सेम्योनिच भी कहते हैं। इस तरह से अक्शिनोव ने अपना परिचय जैसे ही देखा कि उस व्यक्ति का भी परिचय वहीं से है, मीन्स वह व्यक्ति भी व्लादिमीर शहर से ही बिलोंग करता है, तो अक्शिनोव को गांव अपना लगा, इसलिए उसने और भी क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। उन्हें जानते हैं, बेशक मैं जानता हूँ, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। तो अक्शिनोव को अपनी बदकिस्मती के बारे में बात करना पसंद नहीं था। उसने बस आंखें भरते हुए कहा कि अपने पापों के कारण मैं इन 26 सालों से जेल में हूँ, वरना मैं व्लादिमीर अपने शहर में होता। तो वह व्यक्ति पूछता है कौन से पाप? मकर सेम्योनिच ने पूछा। इसका नाम होता है मकर सेम्योनिच। जो व्यक्ति आता है मकर सेम्योनिच, वहाँ से व्लादिमीर शहर से, वो भी बिलोंग करता है और उसी ने मर्डर किया होता है। यही गुत्थी बाज में सुलझती है। उसके बाद मकर सेम्योनिच ने पूछा कि अक्शिनोव की तरफ देखते हुए, उस समय क्या होता है कि अपने घुटनों पर थपकी दी और कहा, अच्छा ये अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत है, लेकिन आप कितने बड़े हो दादाजी। इस तरीके से मकर सेम्योनिच ने अक्शिनोव की तरफ देखते हुए कहा। दूसरों ने उससे पूछा कि इतना हैरान क्यों है और उसने अक्शिनोव को पहले कहीं देखा है क्या, लेकिन मकर सेम्योनिच ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह बहुत बढ़िया है कि हम वहाँ मिले हैं, दोस्त हैं। इन शब्दों को सुनकर अक्शिनोव को आश्चर्य हुआ कि क्या यह आदमी जानता है कि अधिकारी या उस व्यापारी की हत्या किसने की थी। इसलिए उसने कहा, शायद सेम्योनिच तुमने उस घटना के बारे में सुना होगा या शायद तुमने मुझे पहले वहाँ देखा होगा। मैं सुनने से कैसे बच सकता हूँ, दुनिया अफवाहों से भरी पड़ी है, लेकिन यह बात बहुत पहले की है, मैं लगभग भूल चुका हूँ। इस तरीके से उस सेम्योनिच ने कहा। मकर सेम्योनिच ने फिर से दोबारा बोला कि यह वही है जिसने उस व्यापारी की हत्या की, और हो सकता है उस व्यापारी की हत्या करने वाला व्यक्ति, उसके बैग में वो चाकू खून से सना हुआ मिला था, तो उस व्यक्ति को शायद अभी जेल में बंद होना पड़ा होगा या जेल में बंद होगा वो। अगर किसी और ने चाकू छिपाया होगा तो कहावत है कि जब तक वह पकड़ा नहीं जाता तब तक वह चोर नहीं होता, और जिसके बैग में चाकू मिला हुआ है तो वही चोर या वही डकैत या मर्डरर वही बोला जाएगा। जब अक्शिनोव ने यह सुना, क्योंकि सेम्योनिच कहते कहते इन सभी बातों को कहता चला गया, अब अक्शिनोव को ये सारे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। पूरी रात ये सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बहुत सारी छवियां उभरती थीं, उसके अपने घर वाले, घर के और लोगों की, पत्नी की और बच्चों की छवियां, और उस मेले की छवियां जहां पर वह मेले में अपने सामान को बेचने जाया करता था, व्यापार करता था। अब इस समय उसका चेहरा और उसकी आंखें उसके सामने उठीं। उसने उसे हंसते हुए, सुनते हुए देखा, बच्चों को भी देखता रहा। इस तरीके से उसकी पत्नी, जो अपने बच्चों के साथ उस समय जेल में जब वह बंद था तो पहली बार आई थी मिलने के लिए, जब वह गिरफ्तार हो चुका था, तो ये सारी झांकियाँ यानी छवियाँ सब उसके दिमाग में आती चली गईं। लेकिन आज वह क्या करता? आज तो जो खूनी है, मर्डरर है, वो भी आज आ चुका है। सेम्योनिच नाम का व्यक्ति वही खूनी है। उसने पूरी तरह से ये अंदाज लगा लिया कि यही व्यक्ति खूनी है। मकर सेम्योनिच के प्रति अक्शिनोव का इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन वह कुछ करता नहीं। धीरे धीरे एक पखवाड़ा बीत जाता है। अक्शिनोव रातों को सो नहीं पाता और इतना दुखी था कि उसे बहुत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एक रात जब वह जेल में घूम रहा था तो उसने देखा कि कैदियों के सोने की एक शेल्फ के नीचे से मिट्टी निकल रही है। वह देखने के लिए रुका। तुरंत ही उसने देखा कि शेल्फ के नीचे मकर सेम्योनिच रेंग कर बाहर आया और भयभीत चेहरे के साथ अक्शिनोव की तरफ देखा। अक्शिनोव ने उसकी ओर देखे बिना आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बताया कि दीवार के नीचे मैंने एक गड्ढा खोदा है, धीरे धीरे उसकी मिट्टी मैं निकालता हूँ। मिट्टी को अपने ऊंचे जूतों से डालकर निकाल लेता हूँ, और हर रोज कैदियों को उनके काम करने के समय वहाँ से जब खाली सड़क होती थी तब वह काम कर लिया करता है। सेम्योनिच कहता है कि बस तुम चुप रहो बुढ़े आदमी, तुम भी बाहर निकल जाओगे। अगर इस तरीके से हम मिट्टी रोज़ निकालते रहेंगे तो एक दिन हम सभी लोग बाहर निकल जाएंगे। अगर तुमने कुछ कहा तो वे तुम्हें मार पीट करके मार डालेंगे, और मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तो मारेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरीके से वो बोल देता है। लेकिन अक्शिनोव अपने दुश्मन को देखकर गुस्से से कांप उठा। उसने अपना हाथ हटाते हुए कहा, मैं भागना नहीं चाहता हूँ और तुम्हें मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत पहले ही मार दिया था। जहाँ तक तुम्हारे बारे में मैं बताने की बात है, मैं ऐसा कर सकता हूँ।
या नहीं कर सकता हूँ, जैसा कि ईश्वर तय करेगा। इसे अक्सिनोव को जेल में रहते हुए अब ईश्वर पर पूरा भरोसा हो जाता है। इसलिए इस शॉर्ट स्टोरी का नाम गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स रखा है, लेव निकोलाएविच टॉल्स्टॉय के द्वारा। उसके बाद अगले दिन जब कैदियों को काम पर ले जाया गया होता है तो काफिले के सैनिकों ने देखा कि कैदियों में से एक ने अपने जूतों से कुछ मिट्टी निकाली। जेल की तलाशी ली गई और सुरंग मिली। उस सुरंग में क्या हुआ, गवर्नर देखने आया, कैदियों से पूछताछ की, किसने गड्ढा खोदा, इस तरीके से पूछा गया। सभी ने इसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। मकर सेमेनिच को धोखा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें लगभग मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अंत में गवर्नर ने अक्सिनोव की तरफ देखा, क्योंकि अक्सिनोव 26 साल तक जेल में बंद होने पर भी किसी तरह का ऐसा कांड नहीं करता, काम नहीं करता। इस समय वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगता है। पास में आकर के गवर्नर पूछता है कि आप बहुत ही अच्छे और बूढ़े आदमी हैं, भगवान के पास मुझे बताएं कि भगवान के नाम पर कि मुझे बताएं कि गड्ढा किसने खोदा। मकर सेमेनिच ऐसे खड़ा था मानो उसे कोई चिंता नहीं हो। वह गवर्नर को देख रहा था और अक्सिनोव की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। अक्सिनोव के ऊँट और हाथ भी कांप रहे थे और काफ़ी देर तक वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसने सोचा, मैं उसे क्यों छिपाऊं, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो कुछ मेरे कहा, जो कुछ भी मैंने सहा, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बता भी देता हूं तो शायद इसे मार पीट करके मार डाला जाएगा और हो सकता है कि मैं उस पर गलत शक करूं, और आखिरकार इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, बूढ़े आदमी, राज्यपाल ने दोहराया और वो गवर्नर चला जाता है। अक्सिनोव ने मकर सेमेनिच की ओर देखा और कहा, मैं नहीं बता सकता महाराज, यह ईश्वर की इच्छा है कि मैं बताऊं। आप मेरे साथ जो चाहे करें, मैं आपके हाथों में हूँ। गवर्नर को इस तरीके से बोल देता है तो, लेकिन गवर्नर को विश्वास था कि अक्सिनोव को मालूम नहीं होगा, तो इस तरीके से वो चला जाता है। उस रात जब अक्सिनोव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, झपकी ले रहा होता है, तभी चुपचाप आकर के उसके बिस्तर के पास एक आदमी बैठ जाता है। अचानक अक्सिनोव ने उठकर देखा तो वास्तव में मकर सेमेनिच ही था। उसने कहा, अक्सिनोव तुम चुप हो जाओ, कुछ ना करो। फिर अक्सिनोव के सामने वो झुका और कुछ उसने बोला। उसके शब्द में अक्सिनोव को पूरा नाम था, जिसमें उसने बोला कि इवान दिमित्रिच, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए माफ़ कर दूं? ये अक्सिनोव ने पूछा। तो कहता है कि मैंने ही व्यापारी को मारा है। चाकू मैंने तुम्हारी चीज़ों के बीच में छिपा दिया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने बाहर शोर सुना था, इसलिए मैंने चाकू तुम्हारे बैग में छिपा दिया और खिड़की से भाग गया था। अक्सिनोव चुप था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। मकर सेमेनिच बिस्तर से फिसलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, इवान दिमित्रिच, मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं कबूल करूँगा कि मैंने ही व्यापारी को मारा है। तुम रिहा हो जाओगे और अपने घर आ जाओगे। तुम्हारे लिए ये बात करना आसान है, अक्सिनोव ने कहा, लेकिन मैंने इन 26 सालों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। अब मैं यहाँ कहाँ जा सकता हूँ? मेरी पत्नी भी मर चुकी है, मेरे बच्चे भी मुझे भूल चुके हैं। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है बची। मकर सेमेनिच खड़ा नहीं हुआ, बल्कि अपना सिर जमीन पर पीटने लगा और कहने लगा, इवान दिमित्रिच, अक्सिनोव, मुझे माफ़ कर दो। वह चिल्लाया। जब उन्होंने मुझे कोड़े मारे थे तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ जितना वह अब देख करके हो रहा है। फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई, या दया आ भी जाए और तुमने कुछ भी नहीं बताया। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही अभागा हूँ। और वह रोने लगा। उसको रोता हुआ देख करके अक्सिनोव भी रोने लगता है। अक्सिनोव कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। उसने कहा, शायद मैं तुमसे 100 गुना बुरा हूँ। और इन शब्दों से उसका दिल हल्का हो गया और घर की लालसा भी उसे दूर हो गई। अब उसे जेल से निकलने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बस उसने अपने आखिरी समय के आने की उम्मीद थी। अक्सिनोव ने जो कुछ भी देखा था उसके बावजूद भी मकर सेमेनिच ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसकी रिहाई का आदेश आया तब तक अक्सिनोव मर चुका था। यह आध्यात्मिकता वाली स्टोरी जो भगवान पर विश्वास करने वाली है। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है अक्सिनोव, जो लास्ट तक, मरते समय तक भी गॉड को प्रे करता रहता है और गॉड पर विश्वास अपना जमाए रखता है। यही लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई स्टोरी जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।